हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है चैनल एजी लर्निंग क्लासेस में। आज लेके आए देखिए सोशल साइंस एसएसटी, इसको कह सकते हैं सोशल स्टडीज भी। एमसीक्यू सीरीज नंबर 4। इसके पहले सीरीज नंबर 1, 2, 3 करवाएं। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहाँ देख लीजिएगा। एसएसटी का हमारा सीरीज 1, 2, 3 वीडियो आफ्टर आप देख सकते हैं सीरीज नंबर 4। साथ ही साथ इसका हम बनाए हुए प्लेलिस्ट तक वीडियो देख सकते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट देखिए है सीटेट, जेटेट, एस्टेट, किसी भी टी एग्जाम्स के लिए। और साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जहाँ भी एसएसटी क्वेश्चन आते हैं, मिक्सिंग है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स से, ताकि आप अपने आप को पूरा तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकें। आइए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, ताकि हर क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाए। बहुत सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इस कारण वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना और सुनना है। और जो वीडियो क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा, एक जरूर उसको लिख लें। एग्जाम के लिए अति उपयोगी प्रश्न है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं कि नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या बताना है? सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब क्या है? गलत है। ऑप्शन ए, सिंधु समाज मातृ प्रधान था। ऑप्शन बी, नगरों के भग्नावशेषों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। ऑप्शन सी, भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था। ऑप्शन डी, समाज में पुरोहित वर्ग सबसे प्रभावशाली था। आपको हर क्वेश्चन में 5 से लेकर 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप उसको आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। और सुपर 30 क्वेश्चन रखिएगा। सीरीज नंबर 4 जो है सोशल साइंस एसएसटी का सुपर 30 क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। और बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगा। बहुत डीपली तरीके से हम हर क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। बताइए फ्रेंड्स, तो सैंडो सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? आप सभी को आंसर कर लिए होंगे। तो सैन्य सभ्यता के संदर्भ में कथन जो है आप गलत है। ऑप्शन नंबर डी, समाज में पुरोहित वर्ग सबसे प्रभावशाली थे, ये जो है गलत है। मीन्स आपका सत्य नहीं है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो वन का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सैंधव समाज मातृ प्रधान था, बिल्कुल सही है। नगरों के भग्नावशेषों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, बिल्कुल सही है। भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था, बिल्कुल ये भी सही है। तो वन का ऑप्शन नंबर डी ये सत्य नहीं है। तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है एक लाइक करके अधिक से अधिक इसको शेयर अवश्य करें। आइए फ्रेंड्स, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ की भाषा दोनों में है, मतलब गद्यात्मक में भी है और पदात्मक में भी है? अब देखिए एक सिंपल से कर सकते हैं इसको, गद व पद। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? गद व पद। गद्यात्मक को शॉर्ट में कहेंगे गद, पदात्मक को बोल शॉर्ट में बोलेंगे पद। तो गद और पद किस ग्रंथ में है, मतलब कौन सा वेद में है? कुल मिला के 4 वेद है, आपको पता होगा। अजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो कौन सी वेद, कौन सी ग्रंथ की भाषा में दोनों है, गद्यात्मक और पदात्मक है? गद्यात्मक पदात्मक मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू एक कहानी के रूप में और एक कविता के रूप में, इसी को बोलते हैं गद और पद होता है। तो यहाँ बताना है दोस्तों आपको कि किस ग्रंथ में दोनों है। ऑप्शन ए अजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद।
बात किया जाए सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है। और गद और पद की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आयुर्वेद में बात किया गया है गधात्मक और पदात्मक की। सामवेद में बात किया गया है संगीत का बात किया गया है सामवेद में। और अथर्ववेद का बात किया गया है जादू और टोना की बात किया गया है अथर्ववेद में। और एक सत्यमेव जयते किस वेद से लिया गया तो कहना होगा सत्यमेव जयते ऋग्वेद से लिया गया है। आइए फ्रेंड्स पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की जानकारी मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 2 से। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड करता है महापाषाण कब्रों में गोलाकार लगाए गए बड़े पत्थर। महापाषाण कब्रों में गोलाकार लगाए गए बड़े पत्थर को क्या जाना जाता है क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सजावट का काम करते थे। ऑप्शन बी चिन्हों का काम करते थे। ऑप्शन सी दूर से गिराने का बड़ा सुराख होते थे। ऑप्शन डी गोल आकार देने के लिए होते थे। बताइए दोस्तों महापाषाण कब्रों में गोलाकार लगाए गए बड़े पत्थर किस लिए होते थे। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिन्हों का काम करते थे। महापाषाण कब्रों में गोलाकार चिन्हों का काम करते। आइए कुछ जान लेते हैं महापाषाण काल के बारे में। जब उत्तर भारत में वैदिक काल अपनी चरमोत्कर्ष पर था मतलब पूरा बढ़ने के क्रम में था पूरा अंतिम अच्छी पोजीशन में था। उसी समय अर्थात उसी काल में दक्षिण भारत में महापाषाणों की कहानी सामने आती। जब ये था अपने अंतिम पड़ाव पे था तो महापाषाणों की कहानी सामने आती है। महापाषाण का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है कि विशाल शिलाखंड। क्या होता है महापाषाण का अर्थ विशाल शिलाखंड होता है। ये शिलाखंड महापाषाण महाबड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कहा जाएगा परीक्षा में कि महापाषाण कब्रें कब से बनाने की प्रथा शुरू हुई तो कहना होगा 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन दक्षिण भारत उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित था फेमस था। महापाषाण जमीन के ऊपर तथा जमीन के भीतर दोनों ही स्थानों पर पाए जाते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिले हैं तथा कई जगहों पर अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। तो जानकारी मिल जाता है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलो 4 कहता है संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है क्या कहलाती है। ध्यान सुनिए फिर से क्वेश्चन समझना है आपको कि संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली दो प्रणाली दो नियम है जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए फांसीवाद। ऑप्शन बी राजतंत्र। ऑप्शन सी पिछतात्मक। ऑप्शन डी पदानुक्रमिक। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। संरचना और व्यवहार।
देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पितृ पितृ सत्तात्मक हो जाएगा करेक्ट उत्तर। संरचना और व्यवहार की प्रणाली पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उत्पीड़ित करता है, उसे पितृ सत्तात्मक कहा जाता है। तो आपका 4 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? ऑप्शन ए महाजनपद, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन डी वैदिक काल। बताना है किस काल में प्रथा का विशिष्ट मेन महत्व था। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल। आइए बताते हैं। तो कर प्रथा का विशिष्ट महत्व महाजनपद में था। 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जाएगा परीक्षा में एग्जामिनेशन हॉल में किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? उत्तर हो जाएगा महाजनपद प्रथा का विशिष्ट महत्व था। आइए कुछ समझते हैं महाजनपद के बारे में। देखिए, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। क्या बनवाते थे? विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। वो क्या टैक्स लेना शुरू कर दिए। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे, मतलब किसान थे। अतः उपज का 1/6वां भाग मतलब 1/6 पार्ट कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो ये जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 5 से। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? कहना होगा महाजनपद काल में। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। यहाँ निर्वाण का अर्थ क्या लिया गया है? क्या कहता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार जो है मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। यहाँ निर्वाण का अर्थ क्या लिया गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सभी संबंधियों व मोह से परे, ऑप्शन बी सभी प्रकार के दुखों का नाश, ऑप्शन सी जन्म जन्म का बंधन, ऑप्शन डी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। बताइए फ्रेंड्स का सही उत्तर क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शन निर्वाण प्राप्ति का अर्थ बताना है। निर्वाण का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? आंसर कर लिए होंगे आप लोग। तो निर्वाण का अर्थ यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति को यहाँ पे निर्वाण कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति निर्वाण का अर्थ होता है। अब देखिए, निर्वाण का अर्थ हो गया दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण से चक्र से मुक्ति हो जाना, वो कहते हैं निर्वाण।
यह निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। अब मृत्यु के बाद संभव क्या कहेंगे? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये जानकारी मिल जाती है आपको ये। और महात्मा बुद्ध क्या कहे थे? दुख संसार सर्वत्र दुख ही दुख है। दुख समुदाय, दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण जिनके मूल में तृष्णा है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। कौन कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ। ये तीन जो है त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के। याद रखिएगा फिर से, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म तथा संघ है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार गोलाकार वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता था? स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता था? मतलब सर्कुलर पाथ है ना, पथ को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए रेलिंग, ऑप्शन बी प्रदक्षिणा पथ, ऑप्शन सी वेदिका, ऑप्शन डी तोरण। बताइएगा, स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता था? आइए बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। आइए कुछ समझते हैं स्तूप के बारे में। देखिए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। अगर स्तूप का कहा जाए मेन अर्थ तो उसे टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, गोल था, लंबे, बड़े या छोटे सभी प्रकार के थे। प्रायः सभी स्तूपों में एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है, जिनमें बुद्ध या उनके अनुयायियों, उनके साथियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख रखे जाते थे, या कोई अन्य वस्तु अथवा कीमती पत्थर या सिक्के होते थे, जिनका प्रयोग कभी बुद्ध या उनके अनुयायियों द्वारा किया जाता था। डिब्बों को धातु मंजूषा कहा जाता था। प्रारंभिक स्तूप कच्चे टीले के रूप में धातु मंजूषा के ऊपर मिट्टी द्वारा बनाए जाते थे, लेकिन बाद में उन्हें ईंटों द्वारा ढककर गुंबदुनाम गुंबदनुमा बनाया जाने लगा। स्तूपों के चारों ओर क्या बताया? देखिए, प्रदक्षिणा पथ, यानी कहेंगे वृत्ताकार पथ को प्रदक्षिणा पथ बना होता था, जिसे रेलिंग द्वारा घेर दिया जाता। किस द्वारा घेरता था? तो घेरा जाता था, उसे रेलिंग द्वारा घेर दिया जाता था। वेदिका में प्रवेश द्वार तोरण बने होते थे, और रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। जब भी परीक्षा में आएगा स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को तो प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। आइए फ्रेंड पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 करता है, प्रधान दिग्बिंदु कहलाता है। माने किस चीज को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी दिशा, ऑप्शन बी केवल पूर्वी व उत्तरी दिशा, ऑप्शन सी चारों मुख्य दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। आइए फिर से करते हैं, रीड आपको समझाते हैं। प्रधान दिग्बिंदु कहलाता है। प्रधान दिग्बिंदु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लिखा है पूर्वी दिशा, मतलब होता है नॉर्थ। पूर्वी दिशा मतलब हो गया ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी है केवल पूर्वी, मतलब ओनली ईस्ट। वह उत्तरी दिशा मतलब हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। और ऑप्शन नंबर सी है चारों मुख्य दिशाएं, फोर इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस। ऑप्शन जो है आपका पूरब मीन्स ईस्ट, पश्चिम मीन्स वेस्ट, उत्तर मीन्स नॉर्थ,
दक्षिण मीन्स साउथ। और डी था उत्तर पूर्व मीन्स हो गया नॉर्थ ईस्ट उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट दक्षिण पूर्व मीन्स कहेंगे साउथ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम मीन्स हो गया साउथ वेस्ट। तो प्रधान दिग बिंदु कहलाता है, उसे कहते हैं चारों दिशाओं को प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मीन्स पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को प्रधान दिग बिंदु कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चारों दिशाएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मीन्स पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 कहता है मानचित्र में प्रतीक की क्या उपयोगिता होती है। मानचित्र जो बना होता है प्रतीक ना, उसका उपयोगिता उसका यूज जो है उपयोगिता मेन होती है कहाँ पे। ऑप्शन ए कम स्थान में अधिक जानकारी देते हैं। ऑप्शन बी मानचित्र का अध्ययन करना सरल होता है मीन्स आसान लेता है। ऑप्शन सी अक्षरों छायाओं व रंगों इत्यादि से आकर्षक रूप बनता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए प्रतीक की क्या उपयोगिता होती है। आप लोग आंसर कर लिए होंगे कि मानचित्र में प्रतीक की क्या उपयोगिता होती है। देखिए कम स्थान में अधिक जानकारी देते ये भी होती है, मानचित्र का अध्ययन करना सरल होता है ये भी होता है, अक्षरों छायाओं और रंगों इत्यादि से आकर्षक रूप बनता है ये भी होता है। मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। मतलब ए बी सी सभी को इसका कथन सही रखता है। इसका मतलब 9th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलो नंबर 10 कहता है महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है। अब देखे होंगे महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल जो होता है झील का के विपरीत मतलब उसके अपोजिट लगातार गति होता है, लगातार गतिमान होता है, लगातार वो स्पीड रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है, कौन सा गति नहीं होता है। ऑप्शन ए जल चक्र, ऑप्शन बी ज्वार भाटा, ऑप्शन सी धाराएं, ऑप्शन डी तरंगे। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल चक्र। कौन सा जल प्रवाह या गति नहीं है उसे कहा जाएगा जल चक्र जो है प्रवाह या गति नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए कुछ समझते हैं महासागर के बारे में। देखिए महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। महासागर किसका भाग है तो महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है मतलब चलते रहता है, बिल्कुल मोशन में रहता है। तरंगे ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। 5 महासागर हैं क्रमशः बड़े से छोटे की ओर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर व दक्षिणी महासागर व दक्षिण महासागर। कुल मिला के 5 महासागर जो कि सबके नाम बताया गया है। जानकारी मिल जाती है आपको क्वेश्चन नंबर 10 से। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 कहता है आर्द्र दिन यहाँ कर लीजिएगा
आर्द्र दिन किसे कहा जाता है? क्या है? आर्द्र दिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती गई है। ऑप्शन नंबर बी, जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होती है। ऑप्शन नंबर सी, जब वायुमंडल में तापमान अत्यधिक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी, जब वायुमंडल में वायुदाब अधिक बढ़ता है। बताइएगा, आर्द्र दिन किसे कहा जाता है? तो आर्द्र दिन कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है उसे आर्द्र दिन कहा जाता है। याद रखिएगा, जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे आर्द्र दिन कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 कहता है, जिस सागरीय क्षेत्र में महासागरीय धाराएं आपस में मिलती है वह क्षेत्र प्रसिद्ध होता है। जिस महासागरीय क्षेत्र में महासागरीय धाराएं आपस में मिलती है वह क्षेत्र प्रसिद्ध होता है। किसके लिए प्रसिद्ध होता है? ऑप्शन नंबर ए, दरियाई घोड़ों के लिए। ऑप्शन नंबर बी, वेल के प्रजनन के लिए। ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन के लिए। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो महासागरीय क्षेत्र में महासागरीय धाराएं मिलती है, वो क्षेत्र प्रसिद्ध होता है मत्स्य पालन के लिए। मतलब जहाँ मछली को पाला जाता है वही सागरीय क्षेत्र में महासागरीय धाराएं आपस में मिलती है, क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो प्रसिद्ध होता है मत्स्य पालन के लिए। मछली पालन के लिए जो है क्षेत्र प्रसिद्ध होता है, पॉपुलर होता है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? निम्नलिखित में से कहा जाए जो दिया गया है, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आइए बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए, पार्थिव विकिरण। ऑप्शन बी, समूह से दूरी। ऑप्शन सी, सूर्य तपन। ऑप्शन डी, सौर विकिरण। बताइएगा, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा आपका सौर विकिरण। 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा सौर विकिरण को सबसे महत्वपूर्ण कारक कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 का था, निम्न में से किस जंतु को पर्यावरण शोधक समझा जाता है? पर्यावरण के बारे में समझा जाता है, किस जंतु को पर्यावरण शोधक समझा जाता है? ऑप्शन ए, कौआ। ऑप्शन बी, बाज। ऑप्शन सी, चील। ऑप्शन डी, गिद्ध। बताइएगा, किस जंतु को पर्यावरण शोधक समझा जाता है? बताइए।
देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस जंतु को पर्यावरण शोधक कहा जाता समझा जाता है, उसे कहा जाता है गिद्ध को। मीन्स 14 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिद्ध को गिद्ध को जंतु को पर्यावरण शोधक समझा जाता है, यानी गिद्ध को जो है पर्यावरण शोधक समझा जाता है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण अपमार्जक कहलाते हैं। गिद्ध भी वर्तमान में संकटग्रस्त है, मतलब बहुत संकट में है, बहुत कम पाया जा रहा है। और पशुओं का उपचार करने के लिए डिक्लोफिनिक, एस्प्रिन जैसी दवाइयों का प्रयोग किए जाने से गिद्ध की किडनी खराब हो जाती है, जिससे वे मर जाते हैं। अतः पृथ्वी पर पारितंत्र की सुरक्षा व पृथ्वी के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि संतुलन बना रहे। तो ये आप जो है पर्यावरण शोधक समझा जाता है किसको, तो गिद्ध को समझा जाता है पर्यावरण शोधक। आइए फ्रेंड बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, विधानसभा के सदस्य मीन्स कैसे होते हैं, कैसे माने कि चुने जाते हैं, क्या होता है, कैसे नियुक्त होते हैं विधानसभा के सदस्य। ऑप्शन ए लोगों जनता द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन बी मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन डी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विधानसभा के सदस्य चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है एक सही उत्तर क्या होगा। विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। आंसर कर लिए होंगे आप लोग। विधानसभा के सदस्य जो हैं आम जनता के द्वारा मीन्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। मीन्स 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधानसभा के सदस्य लोगों मीन्स जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगर चुनाव होता है लोकसभा का तो राज्यसभा का तो कहा जाए तो मुख्यमंत्री स्पीकर द्वारा चुना जाता है, लेकिन विधानसभा के सदस्य जो हैं लोगों जनता के द्वारा आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अगर बात किया जाए प्रधानमंत्री का भी तो वो भी लोगों जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित नीचे कथन जो दिया हुआ है वो कौन सा सही है, मतलब 3 गलत है, एक सही है, बताना है कौन सा इसमें जो है आपका वो सही है। ऑप्शन ए सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है। ऑप्शन बी ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों की धनराशि के वितरण को नियमित करती है। ऑप्शन सी यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है। ऑप्शन डी ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्रवाई का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। बताइए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन जो है इसमें सही है, मीन्स 3 गलत है और एक सही है, बताना इसमें से कौन सा वो सही है। देखिए इसका हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा सचिव ग्राम सभा और पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्रवाई का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। यही आपका जो है ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर होगा, और ए बी सी जो है तीनों ही सही नहीं है।
तो क्वेश्चन में कहा था कौन सा सही है। याद रखिए ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्रवाई का हल करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसी कारण 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 बोलता है फ्रेंड्स, रेगिस्तानी, इसको बोलते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र के लोगों का आजीविका का प्रमुख साधन है। मतलब उन लोग क्या चीज का भोजन करते हैं, आजीविका कैसे रहन सहन करते हैं, क्या तरीका है, उसके बारे में जानना है। तो रेगिस्तानी मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र। आज देखिए राजस्थान में आपका जो है रेगिस्तान मरुस्थलीय क्षेत्र खाली बालू ही बालू होता है, के लोगों का आजीविका का प्रमुख साधन है। ऑप्शन ए ऊंट पर निर्भरता, पर्यटन पर निर्भरता। ऑप्शन सी मरुस्थलीय पेड़ों के व्यवसाय पर। ऑप्शन डी खजूर के व्यापार पर। किसी चीज पर लोग आजीविका मतलब बिजनेस करने का, जीने का तरीका क्या होगा। तो रेगिस्तानी लोग क्या है, कैसे करते हैं, तो वहां पे देखिए बताइए 4 ऑप्शन है, एक सही उत्तर क्या होगा। तो रेगिस्तानी लोग यहाँ पे क्या है, ऊंट पर निर्भरता रहते हैं, तो रहते हैं। तो रेगिस्तानी मरुस्थलीय क्षेत्र के लोगों को आजीविका का प्रमुख साधन ऊंट पर निर्भरता जो है उसका प्रमुख साधन है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कहता है फ्रेंड्स, 18 कहता है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। मतलब कहना है कौन सा मौलिक अधिकार में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, न्यायिक संरक्षण उसको मिला है। ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका देश से लिया गया है और 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार मीन्स 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, आपका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार से प्राप्त है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 कहता है अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना। क्या है, अभियानों के फलस्वरूप उसके नजदीक परिणाम स्वरूप महिलाओं के संरक्षण उसके बचाव के लिए एक नया कानून बना। तो कौन सा प्रावधानों में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के 2006 में एक कानून बना था। कौन सा कानून बना था 2006 ईस्वी में महिलाओं के संरक्षित के लिए। ऑप्शन ए बच्चों के साथ दुर्व्यवहार। ऑप्शन बी असमान वेतन। ऑप्शन सी घरेलू हिंसा। ऑप्शन डी यौन प्रताड़ना। 2006 में एक कानून बना, उस कानून का नाम बताना है आपको।
जो कानून बना उस कानून का नाम था ऑप्शन नंबर सी, घरेलू हिंसा। क्या था? घरेलू में जो लड़ाई करते हैं लोग उसी को कहते हैं घरेलू हिंसा। तो महिलाओं सुरक्षित करने के लिए 2006 में कानून बना, उसका नाम है घरेलू हिंसा का नाम कानून बना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है क्योंकि। अब देखिए आधुनिक जो युग है ना, अभी मॉडर्न जो है एरा, उसे वैज्ञानिक युग कहा गया, साइंटिस्ट एरा कहा गया है। क्योंकि क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, केवल संचार प्रौद्योगिकी विकास के आधार पर। ऑप्शन बी, केवल इंटरनेट के विकास के आधार पर। ऑप्शन सी, केवल सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास आधार पर। ऑप्शन डी, केवल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास आधार पर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है क्योंकि। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, केवल सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास आधार पर। किस आधार पर? सूचना मिल जाए एवं प्रौद्योगिकी के विकास आधार पर इसे कहा जाता है आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग। क्योंकि केवल सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास आधार पर। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, VVI प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? किस प्रणाली में? राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, राजा या रानी। ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में निर्णय लेता है, सरकार चलाता है, या तो निर्णय वो राजा लेगा या तो रानी लेगा। मीन्स 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी पूछेगा राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है, तो कहना होगा राजा या तो रानी। आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? संचालन क्यों क्या करने का ये मेन कारण है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन वर्ग में। ऑप्शन ए, राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना। ऑप्शन नंबर बी, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज को कुछ समझ विकसित करना। बताइए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने हेतु मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज को कुछ समझ विकसित करना। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज को कुछ समझ विकसित करना। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक ग्लोब के बारे में
निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। एक ग्लोब देखे होंगे जहां पे सब कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट हर जगह पे चारों तरफ को दिखाने का काम करती है ग्लोब। तो कहता है ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है। ऑप्शन नंबर ए, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए एक ग्लोब के बारे में, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, बिल्कुल सही है। स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है, बिल्कुल सही है। तो कहा गया है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता, ये गलत है। ग्लोब जो है महाद्वीपों का सही आकार दिखाता है, कर दिया नहीं दिखाता है, यही जो है आपका सही नहीं है, मतलब ये गलत ऑप्शन है। तो ऐसे ही परीक्षा में बहुत डिप तरीके से एग्जाम में पूछता है, बिल्कुल माइंड को सेटअप करना है वहां पे एसएसटी में, बहुत ही अच्छे सिक्योर कर सकते हैं आप क्वेश्चंस पे। तो बहुत डीपली अगर जाइएगा पढ़ के तो आसान क्वेश्चन आपको एक बार में बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। देखिए 23.5 डिग्री कर सकते हैं, 23.5 डिग्री, क्या कहेंगे इसको, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है दक्षिणी अक्षांश के रूप में? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर बी मकर रेखा, ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर डी मानक मध्याह्न, क्या हो जाएगा, मानक मध्याह्न रेखा। बताइए 23.5 डिग्री में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। और ये देखिए मकर रेखा आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और 23.5 डिग्री बताता है। और देखिएगा फ्रेंड 23.5 डिग्री आपका कर्क रेखा भी होता है, लेकिन यहाँ पे उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, लेकिन कहा जाए अगर उत्तरी अक्षांश को तो उसे कर्क रेखा कहा जाता है, जो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर बात किया जाए मकर रेखा के बारे में, तो मकर रेखा विश्व में दक्षिण अमेरिका से क्रॉस करता है, अफ्रीका, एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। मतलब 4 महाद्वीप से गुजरती है ये, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है आपका मकर रेखा। और कर्क रेखा कहा जाए तो कर्क रेखा जो गुजरती है एशिया, अफ्रीका व उत्तरी अमेरिका से गुजरती है। कर्क रेखा मतलब ये 3 उपमहाद्वीप से गुजरती है कर्क रेखा। तो ये जानकारी मिल जाती है आपको क्वेश्चन नंबर 24 से। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब आपको सही के बारे में बताना है, कौन सा कथन जो यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर ए, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। जितने अक्षांशों की सभी रेखाएं जो होती है भूमध्य रेखा से क्या छोटी होती है। ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी,
देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी, अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। बताइए इसका 25 का सही उत्तर क्या होगा, कौन सा कथन जो है वो सही है। आंसर कर लिए होंगे आप लोग, तो कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर देखिए हो जाएगा आपका 25 का हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कि अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। अक्षांश की जितनी भी रेखाएं हैं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अक्षांशों की जितनी भी सभी रेखाएं जो है भूमध्य रेखा से छोटी होती है। आइए कुछ समझते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। देखिए, ग्लोब या मानचित्र पर दर्शाई जाने वाली आड़ी क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा तो कहेंगे अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर दक्षिण दिशा में सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 180 डिग्री वृत्त है। ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाएं 180 डिग्री वृत्त है। और प्रत्येक अक्षांश वृत्त के बीच आपसी दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। प्रत्येक अक्षांश वृत्त के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। इसकी कल्पना पृथ्वी पर तापमान मीन्स टेम्परेचर व जलवायु के निर्धारण के लिए की गई है। तो कहीं मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 25 से। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन 26 कहता है दोस्तों, साहित्यिक स्रोत है मतलब किस चीज को साहित्यिक स्रोत कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियां। ऑप्शन बी महाकाव्य, पुराण, स्मृति। ऑप्शन सी इमारतों, गड्ढे में बने घर, सिक्का। ऑप्शन डी पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। तो साहित्यिक स्रोत किसे कहा जाएगा? कभी तो नहीं कहा जाएगा पत्थर को, औजार को, कि नहीं वो साहित्यिक स्रोत है, नहीं कहा जाएगा। गड्ढे में बने घर नहीं कहा जाएगा। जानवरों की हड्डियां ये भी नहीं कहा जाएगा। तो साहित्यिक स्रोत आपके तीन हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। महाकाव्य, पुराण, स्मृति, ये सब क्या है? तीनों आपका साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि पूछेगा साहित्यिक स्रोत है तो कहना होगा तीन, महाकाव्य, पुराण, स्मृति। ये तीन जो है वो साहित्यिक स्रोत के नाम से जाना जाता है, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। आइए फ्रेंड्स पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 कहता है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय जब पढ़ाया जाए आजीविका बारे में कैसे क्या किया जाए, तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी, सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान विधि का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी बहसों का आयोजन। ऑप्शन नंबर डी ड्रॉ, लिखे और चर्चा करें। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में दी गई है। एक क्वेश्चन ऊपर में है, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और उसका सही उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कितना अच्छा वीडियो आपको लग रहा है। और भी किसी टाइप का वीडियो चाहिए कोई रिलेटेड टाइप का, तो कमेंट बॉक्स में वो भी एक कमेंट अवश्य करें ताकि उसका हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी बना सकें।
आंसर कर लिए होंगे। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रॉ, लिखें और चर्चा करें। विधि सबसे उपयुक्त विधि पढ़ाते समय जो है पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना, ये तो नहीं कहा जाएगा। बहसों का आयोजन नहीं कहा जाएगा। बचा था आपका ऑप्शन ए और डी, तो व्याख्यान विधि का उपयोग करना वहां भी नहीं करेंगे। जब सबसे उपयुक्त होगी तो ड्रॉ, लिखें और चर्चा करें। ड्रॉ लिख दें, कुछ ड्रॉ करें, या तो लिखें या तो उसके बाद चर्चा करें, बात करें। ये आजीविकाओं के बारे में सबसे उपयुक्त विधि होगी। तो हो जाएगा ड्रॉ, लिखें और चर्चा करें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 कहता है कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इसे सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। बहुत महत्वपूर्ण देखिए प्रश्न है, बिल्कुल समझना है क्वेश्चन को। पहले, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इसे सीखने के प्रतिफल, सीखने की योग्यता, कैपेसिटी हो को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। ऑप्शन ए, परियोजना आधारित ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान विधि का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी, केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी, पूरा करने हेतु दिया गया कार्य। बताइएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा सीखने के प्रतियोगिता को बताता है? उसका सही उत्तर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान विधि का उपयोग करना। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो व्याख्यान विधि का उपयोग करना। रुकिएगा नहीं, 28 का आपका जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा परियोजना आधारित ज्ञान। क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा कौन सी विधि जो है आपका शिक्षार्थी द्वारा सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने का सबसे सटीक होगी जांच करना। तो ये हो जाएगा आपका परियोजना आधारित ज्ञान हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहना है कि शिक्षार्थी द्वारा सीखना है, क्या योग्यता किया जाएगा? परियोजना आधारित ज्ञान। उसका ज्ञान क्या है उसके द्वारा बताया जाएगा। इसी कारण से यहाँ पे 28 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 का था दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। किस चीज को सामाजिक विज्ञान जो है पठन पाठन बढ़ावा देता, आगे बढ़ाने का काम करती है? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिए का ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी, पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। ऑप्शन नंबर डी, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना। तो कहता है सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। किस चीज को बढ़ाने का ये काम करती है? तो फ्रेंड, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य को सामाजिक विज्ञान पठन पाठन बढ़ावा देता है। तीन चीजों को, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछ सकता है परीक्षा में, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है।
कि सामाजिक विज्ञान को पठन पाठन बढ़ावा देता है, तो बढ़ावा देता है स्वतंत्रता को, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य को। आइए बढ़ते हैं आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी, सबसे बड़ी जो है पर्वत, देखिए कहाँ कर लीजिएगा, श्रृंखला ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा आपका श्रृंखला। दुनिया की यानी कि वर्ल्ड सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, बी रॉकी, सी एंडीज और डी आल्प्स। आपको समय मिलता है 10 सेकंड का, आप आराम से कर सकते हैं। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? चलिए आप लोग उत्तर करेक्ट कर लिए होंगे। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ऑप्शन नंबर सी एंडी जो कहा जाता है, एंडी जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और कहा जाए सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी, तो कहना होगा आपको अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। इतना भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और विश्व में वलित पर्वत के अन्य उदाहरण क्या क्या हैं? हिमालय, आल्पस, एंडीज, अल्पलेशियन व यूराल पर्वत इत्यादि जो है यहाँ पे वलित पर्वत के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, एंडीज पर्वत जो है श्रृंखला वो किस आपका महाद्वीप माने महादेश में है? तो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये आपको याद रखने वाला जरूरी चीज है। और एशिया महाद्वीप में कहा जाए पर्वत श्रृंखला का नाम कौन सा है? तो हिमालय श्रृंखला है। सबसे ऊंची चोटी जो है आपका वो माउंट एवरेस्ट है। और अफ्रीका महाद्वीप की बात किया जाए पर्वत श्रृंखला का नाम आपका एटलस है। सबसे ऊंची चोटी जो कहा जाए अफ्रीका महाद्वीप में तो आपका जेवेल टाबू काल है। तो इतनी जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 30 से। दोस्तों और भी किस तक वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करके अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। ये हम एसएसटी का सीरीज नंबर 4 यहाँ पे सुपर 30 क्वेश्चन लास्ट किए हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आते हैं, बहुत ही डिब्बी तरीके से बताते हैं हर क्वेश्चन को। मेरा हर सीरीज को देखिए, बहुत इंजॉय लगेगा। बहुत क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में पकड़ाएगा, इतना मेरा गारंटी है। अगर बहुत वीडियो हमारा लगातार आप देखते हैं, प्रत्येक वीडियो में हम 30 क्वेश्चन का सीरीज लेके आते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।